कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बुदापेस्ट का दृश्य आता है और हम एक बड़े से ऑडिटोरियम को देखते हैं जहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। यहीं पर एक वीआईपी आता है जिसके बॉडीगार्ड्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। धीरे धीरे करके वो वीआईपी चला आता है अंदर। तभी थोड़ी देर के बाद हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम है जो फ्लड, जो यहाँ पर इसी वीआईपी को मारने आया है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है उसकी तरफ। तभी उसे लगता है कि कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया है। तब वो छुप जाता है एक पर्दे के पीछे। सारे बॉडीगार्ड्स उसे हर तरफ ढूंढ रहे हैं। तभी एक बॉडीगार्ड की नजर उसके जूते पर पड़ जाती है। वो समझ जाता है कि आदमी पर्दे के पीछे ही छुपा है, मगर वो जो को मार पाता उससे पहले जो उसका काम तमाम कर देता है। फिर एक एक करके बॉडीगार्ड्स उसके सामने आते जाते हैं और वो एक एक करके सबको मारते जाता है। लाशें बिछा दी हैं। जो और उसके टारगेट के बीच कोई भी नहीं है। धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है बालकनी के पास। उसे देखने के बाद वो आदमी समझ जाता है कि जो उसे मारने आया है। तब वो नेगोशिएट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो जो को कहता है कि वो तुम्हें जितने भी पैसे दे रहे हैं मैं तुम्हें उसका 3 गुना दूंगा। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। मगर जो नहीं मानता। ये आदमी समझ जाता है कि जो अपने इरादों का पक्का है। तब वो कहता है कि मैं इस डांसर का बहुत बड़ा फैन, कम से कम मुझे उसका डांस देख लेने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। की बात मान जाता है। मगर ये आदमी यहाँ पर अपनी चालाकी दिखा रहा है। वो धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर के जाता है अपने जूते की तरफ, जहाँ पर उसने बंदूक छुपा करके रखा है। मगर वो बंदूक उठा पाता उससे पहले जो उसका काम तमाम कर देता है। इस वीआईपी के साथ यहाँ पर एक औरत भी बैठी है जो बहुत ही बुरे तरीके से डरी हुई है। जो उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता, तो तुम यहाँ से आराम से जा सकती हो। मगर ये महिला बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई है। वो दौड़ते हुए भागती है बाहर। उसे देखने के बाद बाकी सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ है। तरफ भगदड़ मचने लगी है। वीआईपी के जितने भी लोग आए हुए थे वो सारे ऑडिटोरियम के गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी हैं। डांस की परफॉर्मेंस भी रुक जाती है। सारे डांसर्स भी भाग रहे हैं। जो यहाँ की मेन डांसर होती है वो आकर के गिर जाती है रास्ते में। उसका नाम है मेस, मगर कोई भी उसे नहीं उठाता। सब उसे रौंद करके आगे बढ़ने लगते हैं। एक आदमी आकर के उसके पैर पे पैर भी रख देता है। पैर लगभग टूट चुका है। तभी जो की नजर पड़ती है मेज पे। उसे संभालता है और लेकर के बाहर आने की कोशिश करता है, मगर मेज अब चल नहीं पाती। तब वो उसे गोद में उठा के लेकर के आता है बाहर। बाहर आते ही मेज उसका शुक्रिया अदा करती है, मगर अब जो कुछ बोल पाता उससे पहले उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होता है। इस चीज को देखने के बाद मेज कहती है कि तुम यहीं रुको। तरफ लोगों के पास जाती है ताकि वो मदद बुला करके ला सके। मगर थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है देखती है कि जो यहाँ से गायब हो चुका है। अब जो अपने घर पे आ चुका है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है हमें पता लगता है कि उसने यहाँ पर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी हुई है। अगर जो के अलावा अंदर कोई भी दाखिल हुआ तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे और जो को पता भी लग जाएगा। अंदर आकर के जैसे ही वो कुर्सी पे बैठता है उसे एहसास होता है कि मेज का फोन उसकी ही जेब में रह गया। मगर सरदर्द के कारण वो फोन को नहीं चेक करता और टेबल पे रख देता है। ये सरदर्द इतना तेज है कि जो को दवाई खानी पड़ती है। दवाई खाते ही वो सो जाता है और अगले दिन सबसे पहले पहुंचता है डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर उसका स्कैन करवाता है ताकि वो पता लगा सके कि इतना तेज सरदर्द उसे क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास से निकलने के बाद वो पहुंचता है अपने हैंडलर के पास जिसका नाम है जवी। जवी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। ये दोनों बहुत समय से एक साथ काम कर रहे हैं। जो उसे पूरी बात बताता है कि कल उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जवी कहता है कि तुम बहुत समय से काम कर रहे हो, छुट्टी की जरूरत है, बाहर जाओ, थोड़ा घूमो, फिर वापस आकर के काम करना। मगर जो इन बातों पे ध्यान नहीं देता और वो पहुंचता है एक एकेडमी के पास। इसी एकेडमी में मेज रिहर्सल के लिए आती है। वो काउंटर पर जाकर के उसके बारे में पूछता है। मेज जैसे ही बाहर आती है जो को देखने के बाद वो खुश हो जाती है। कहीं ना कहीं वो जो को पसंद करने लगी है। वो तुरंत नीचे से एक पेपर निकालती है, अपना नंबर लिख करके देती है जो को और उससे कहती है कि अगर तुम्हें रात में डिनर पे चलना हो तो मुझे एक बारी कॉल करना। मगर जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही वो बाहर आता है सबसे पहले उस नंबर को फेंकता है कूड़ेदान में। मगर 2 कदम चलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो भी कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है मेज को। वो कागज को उठाता है और डिनर के लिए हाँ कह देता है। रात में ये दोनों डिनर करने के लिए मिलते हैं। खाते समय मेज बहुत सारे सवाल पूछती है जो से ताकि उसके बारे में जान सके, मगर जो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। जब वो मेज के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि वो बचपन से डांस ही कर रही है और उसे डांसर ही बनना है। थोड़े समय के बाद वो टीचर भी बनना चाहती है। उसका सपना है कि वो अपनी डांस एकेडमी खोले और वहाँ पर लोगों को डांस सिखाए। फिर मेज उससे पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो। तब वो कहता है कि मैं एक ट्रैवलर, मैं ज्यादातर ऐसे ही घूमते रहता हूँ। मेज को ये चीज अच्छी लगती है। बहुत देर तक ये दोनों बातें करते हैं और इन्हें एहसास हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब ये हर रोज मिलने लगते हैं। जो किसी से जल्दी घुलता मिलता नहीं, मगर मेज उसे बहुत पसंद आ गई है। वो हमेशा ही उसके लिए फ्लावर्स लेकर के आता है और साथ साथ अपने काम को भी जारी रखता है। वो लोगों को मारता है और सीधा पहुंच जाता है मेज के पास। ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। एहसास हो चुका है कि एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और कहीं पूरा जीवन एक साथ रहे। तभी उसकी मुलाकात होती है जवी से। है मेज के बारे में कि वो मेज से सच्चा प्यार करता है और कहीं पूरी जिंदगी अब उसी के साथ रहे। तब जवी एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुमने उसे सच्चाई बता दी है। जो कहता है कि नहीं। आखिर मैं उसे क्या बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। जवी कहता है कि कभी ना कभी तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी और तुम कोई भी गलत काम नहीं करते। तुमने ना कभी किसी औरत को मारा, ना ही किसी बच्चे को मारा और ना ही किसी बेकसूर इंसान को मारा है। तुमने वैसे लोगों को मारा है जो समाज के दुश्मन है, जो लोगों को बेरहमी से मारते हैं
और उनका काम ही है लोगों को परेशान करना। अगर वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है तो इस बात को जरूर समझे कि बुनियाद पे अपने रिश्ते को मत रखो। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ देखते हो। तो अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी दोबारा सरदर्द होने लगता है जो को। इस चीज को देखने के बाद जवी कहता है कि डॉक्टर का क्या हुआ, उसने क्या कहा कि सरदर्द क्यों हो रहा है। अभी भी रिपोर्ट नहीं आया, थोड़े समय के बाद मैं जाकर के डॉक्टर से मिलूंगा। मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे बर्थडे पे आओ। मैं वहीं पर तुम्हें मेज से भी मिलवाऊंगा। जवी मान जाता है। बर्थडे पार्टी पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो का फिर से सरदर्द होने लगता है। इस बार का सरदर्द बहुत ही तेज है। अगली सुबह जो सीधा पहुंचता है डॉक्टर के पास और कहता है कि रिपोर्ट का क्या हुआ, आखिर मेरा सरदर्द क्यों हो रहा है। इस बीमारी में धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। फिर तुम्हारी आंखों से तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ कांपेंगे और पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। अब जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है वो डॉक्टर से कहता है कि आखिर मेरे पास कितना वक्त है। जो वहाँ से परेशानी की हालत में निकलता है और घर आकर के इंटरनेट पर सर्च करने लगता है इस बीमारी के बारे में कि आखिर अब उसके साथ क्या होगा। इसके सारे सिम्टम्स को देखने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो ऐसी मौत नहीं चाहता अपने लिए। तब वो बंदूक निकाल करके निश्चय करता है कि वो अपनी जान ले लेगा, मगर घंटों ऐसे ही बंदूक पकड़ करके बैठता है। उसे हिम्मत नहीं होती कि अपनी जान ले। तभी उसे मेज का ख्याल आता है कि अगर वो मर गया तो मेज का क्या होगा। वो अपने सारे पैसों को निकालता है और लेकर के पहुंच जाता है जवी के पास। उसे पूरी बात बताता है कि उसकी मौत होने वाली है अगले 3 महीने। उसके मरने के बाद वो सारे पैसे मेज को दे दे। उसके साथ साथ वो अपना एक इंश्योरेंस भी करवा रहा है कि जैसे ही उसकी मौत हो एक लीगल मनी मेज को भी मिले। वो नहीं चाहता कि उसकी मौत किसी बीमारी के कारण हो। इसी के लिए उसने एक प्लानिंग कर रखी है कि वो अपनी सुपारी देगा बाकी लोगों को ताकि वो लोग उसे मार दे और इस तरीके से उसे इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाएंगे। जवी को ये प्लान अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसी मौत डिजर्व नहीं करते हो, मगर जो नहीं मानता। और अगले ही दिन वो पहुंचता है कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास जिसका नाम है मारियाना एंटोनेट। मारियाना बहुत बड़ी दुश्मन है जो कि जवान था। तब वो मारियाना के पिता के पास आया था और आज वो जितनी भी चीजें जानता है मारियाना के पिता ने ही उसे सिखाई थी। मगर जैसे ही जो बड़ा हुआ थोड़े समय के बाद उसने सबसे पहले मारियाना के पिता को मारा। तब से मारियाना अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहती थी। जो इस बात को जानता है इसीलिए वो मारियाना के पास आया है क्योंकि वो बड़ी ही खुशी के साथ उसे मारेगी। जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए $2 मिलियन दूंगा। मुझे तुम्हें कल रात को 11 बजे मारना है। तुम अपने किसी भी किलर से मुझे मरवा सकती हो। इस बात को सुनने के बाद मारियाना बहुत खुश है। $2 मिलियन बहुत ही कम है, फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो कैसे भी जो को मारना चाहती है। जैसे ही जो यहाँ से निकलता है वो सबसे पहले कांटेक्ट करती है लवडेल नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से। मगर जैसे ही $2 मिलियन वो सुनता है कहता है कि जो जैसे आदमी को मारने के लिए $2 मिलियन बिल्कुल भी काफी नहीं है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा। तब वो एक एक करके बाकी किलर्स को कॉल करती है। अंत में एक काम मिलता है 2 ग्रुप्स को। एक ग्रुप कोरिया का है और एक ग्रुप हंगरी का है। तैयार है कि 11 बजते ही वो काम तमाम कर देंगे जो का। मगर जो मरने से पहले एक आखिरी बार मेज से मिलता है। मेज उसे देख करके बहुत खुश होती है। जो ने प्लानिंग की है कि वो मेज से ब्रेकअप करेगा कोई बहाना बना करके, ताकि जब वो मर जाए तब मेज को ज्यादा बुरा ना लगे, और वो ऐसा ही करता है। इन बातों को सुनने के बाद मेज रोने लगती है, हुई जाती है यहाँ से। इस चीज को देखने के बाद कहीं ना कहीं अब जो भी बहुत ही निराश है। वैसे ही आता है घर पे और शराब पीता है। शराब पीने के बाद उसे एहसास होता है कि मेज को सच्चाई का पता होना चाहिए। पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही याद करेगी। तब वो वॉइसमेल में सारी चीजें भेजता है कि वो मेज से वाकई में प्यार करता है। उसने सिर्फ बीमारी के लिए बहाना बनाया, वो जल्दी ही मरने वाला है। वो अपनी सारी सिचुएशन उसे बता देता है। ये सारी चीजें उसने मैसेज में भेजी है लिख करके। अब वो जानता है कि किसी भी वक्त उस पर गोली चल सकती है। तभी उसके पास उसके डॉक्टर का मैसेज आता है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई थी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। इस बात को सुनते ही जो सबसे पहले घड़ी की तरफ देखता है। वो समझ चुका है कि अब उसे मारने के लिए लोग आ रहे हैं। सबसे पहले कोरियन गैंग अंदर आता है और वो आते ही हमला शुरू कर देते हैं जो पे। मगर जो अब अपने आप को बचाने के लिए तैयार है। वो एक एक करके सबसे लड़ता है और चारों तरफ लाशें बिछा देता है। अंत में एक सबसे खतरनाक कातिल आता है उसके सामने के औजार को घुसा देता है उसके माथे। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जो ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ पर सामने उसने बॉम्ब लगा करके रखा है। वो एक ट्रिगर दबाता है और ट्रिगर के साथ ही उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर वो आता है नीचे। उसे एहसास नहीं है कि 2 हंगेरियन नीचे खड़े हैं उसे मारने के लिए। वो बाइक से जैसे ही उसके आगे आते हैं वो समझ जाता है कि ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। सबसे पहले वो एक भाई को मारता है और उसे मारने के बाद वो दूसरे का भी काम तमाम कर देता है। उसे पता है कि अगर जल्दी ही उसने मारियाना से बात नहीं किया तो वैसे ही किलर्स आते रहे। वो मारियाना को कॉल करके बताता है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहता हूँ। मारियाना कहती है कि क्या तुमने मजाक बना करके रखा है? ये मेरा काम कोई मजाक नहीं है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गया तो उसे मरना ही पड़ता है। अब तुम मरोगे, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को डबल कर रही हूँ। अब तुम्हारे सर पे $4 मिलियन का इनाम है। चारों तरफ ये खबर फैलने लगती है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं सबके पास एक एक करके फोटो जा रही है जो की, और पैसा भी। पहला मैसेज जाता है लवडेल के पास। जैसे ही वो $4 मिलियन देखता है वो एक्सेप्ट कर लेता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंचता है स्कॉटलैंड। यहाँ पर हम 2 भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है एंगस और रॉरी। $4 मिलियन को भी देखते हैं। फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो लोग भी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हंगरी ताकि वो मार सके जो को। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंचता है बोटस नाम के एक किलर के पास। वो जैसे ही अपने टारगेट को मारता है वो अगले टारगेट के रूप में जो को एक्सेप्ट कर लेता है। अब सारे लोग बुदापेस्ट आने वाले हैं। कहीं ये बात पता है जो। वो पहुंच जाता है जवी के घर पे और उसे पूरी बात बताता है कि उसने क्या पागलपंती की है।
उसे कोई भी बीमारी नहीं है। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स उसके पीछे आ रहे हैं। उसे हथियार चाहिए, वो भी सबसे खतरनाक। तब जबी उसे हथियार देने लगता है। यहीं पर जबी की पत्नी आती है। तब वो उसका मसाज करना शुरू कर देती है और इतने अच्छे से उसका मसाज करती है कि एक बार में उसके सर का सारा दर्द निकल जाता है। तभी लवडेल पहुंच जाता है बुदापेस्ट। यहाँ आते ही वो सबसे पहला कॉल करता है मारियाना को। मारियाना उसे समझाने लगती है कि वो कैसे जो तक पहुंच सकता है। इसके लिए उसे एक लड़की का सहारा लेना पड़ेगा और वो लड़की है मेज। इस तरफ मेज ने उस वॉइसमेल को सुन लिया है जो उसके पास जो ने भेजा था। अब उसे भी पूरी बात समझ में आ चुकी है। मारियाना लवडेल को कहती है कि तुम्हें लेने के लिए मनी नाम का एक आदमी बाहर खड़ा है, वो तुम्हें सीधा लेकर के जाएगा मेज के पास। जैसे ही लवडेल बाहर आता है, मनी के साथ गाड़ी में बैठ करके वो निकलने लगता है। मेज को संदेश मिलने के बाद वो भी अपनी चीजों को पैक कर रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो शहर को छोड़ दे। तभी उसके फोन पे संदेश आता है। उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं। ये सारे के सारे पैसे उसके अकाउंट में जो ने भिजवाए हैं। वो नीचे देखती है कि 2 लोग खड़े हैं। वो और भी ज्यादा डर जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मेज को पता है कि क्या हो रहा है। वो एक दमदार किक मारती है मनी को, तो मनी गिर जाता है नीचे। इस चीज को देखते ही लवडेल एक पंच मारता है और मेज को गिरा देता है नीचे। फिर उठा के अपनी गाड़ी में रखता है और ये लोग लेकर के उसे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो भी अपने पूरे तैयारी में है, पास सारे हथियार हैं। कि अगर वो बाहर घूमेगा तब उसे मारना ज्यादा आसान होगा। इसीलिए वो चला जाता है घर और पूरे घर में जाल बिछाने लगता है तक यहाँ से नहीं निकलेगा जब तक वो सारे किलर्स को ना मार दे। हर तरफ वो जाल बिछाने लगता है। तब ये लोकेशन पहुँचती है मारियाना के पास। वो सारे किलर्स को लोकेशन भेज देती है। सब एक एक करके उस घर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोनों भाई पहुँचते हैं जो स्कॉटलैंड से आए हैं, यानी कि एंगस और रोरी। वो अंदर जाते हैं और भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढना शुरू कर देते हैं जो को। तभी अचानक जो इनके सामने आ जाता है। फिर इन तीनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। जो को पता है कि उसने कहाँ कौन सा जाल बिछा करके रखा है। सबसे पहले वो अपने जाल में रोरी को फंसाता है। रोरी का पैर वो जैसे ही खींचता है, रोरी जा करके गिरता है दीवार पे। पहले से ही हिरण के सींग थे। वो दोनों के दोनों सींग उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। रोरी थोड़ी देर तक तड़पते रहता है और अंत में दम तोड़ देता है। अपने भाई के मौत के बाद अब एंगस पागल हो चुका है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है, मगर अंत में जो उसे स्टैप कर देता है। तभी यहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं जिन्हें सारे लोग पार्टी गर्ल्स कह के बुलाते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती हैं। जो छुप जाता है एंगस के पीछे। वो दोनों लड़कियां एंगस को गोलियों से छल्ली कर देती हैं। अब वो अंधाधुंध गोलियां चला रही हैं जो पे। सबसे पहले जो इन दोनों को अलग करता है। तभी एक लड़की फंसती है उसके जाल में। जैसे ही वो नीचे गिरती है, का हैंड ग्रेनेड के पिन निकाल देता है और उठा के फेंक देता है दूसरी लड़की पे। तब एक साथ दोनों का काम तमाम हो जाता है। इन सबको मारने के बाद जो राहत की सांस लेता है। तब एंट्री होती है बोटस की। बोटस अपने पूरे मूड में आया हुआ है। वो लड़ता कम है और नाचता ज्यादा है। अब ऐसे ही नाचते नाचते जो पे टूट पड़ा है। घंटों इनके बीच लड़ाई होती है। बोटस कहीं ना कहीं जो पे भारी पड़ने लगता है, मगर जो जानता है कि ऐसे साइको को कैसे मारना है। अंत में वो उसे भी अपने जाल में फंसाता है। तब बोटस के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। अब लगभग सारे कातिल मर चुके हैं। इन चीजों को सुनने के बाद मारियाना पागल होने लगती है। अब एक ही कातिल जिंदा बचा है जिसका नाम है लवडेल। वो मेज के फोन से कॉल करता है जो के पास और उसे कहता है कि मैं घर के अंदर नहीं आ रहा। मुझे पता है कि तुमने बाकी कातिलों की क्या हालत की है। अब मैं जहाँ बताऊंगा तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा, वरना मैं मेज को मार दूंगा। इसी बीच जब मेज को देखते हैं कार, वो मनी से बहाना बनाने लगती है कि उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा है, उसे कार से बाहर जाना है ताकि वो अपने पैर को सीधा कर सके। उसके बाद मनी मान भी जाता है। जैसे ही वो बाहर आती है, एक लकड़ी के ढट्टर से मारती है मनी के सर पे और तैयारी करने लगती है यहाँ से भागने का। मारियाना ने गुस्से में अपने सबसे खतरनाक आदमी को भेजा है जिसका नाम है राडोवा, जो मारियाना का पार्टनर भी है। पूरे समूह को लेकर के आया है। वो लोग जो को किसी भी कीमत पे खत्म करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो भी तैयार बैठा है, जितने भी लोग आते जाते हैं, वो सबको एक एक करके मारते रहता है। राडोवन अभी भी बाहर है। जो के सामने जितने भी लोग हैं वो सबको मार करके चला आता है बाहर, उस जगह पे जहाँ पर लवडेल ने उसे आने के लिए कहा है। अब जो और लवडेल दोनों एक दूसरे के सामने हैं, मगर लवडेल गोली चलाता उससे पहले मेज जाकर के उसे गाड़ी से टक्कर मारती है और जो को कहती है कि वो गाड़ी के अंदर बैठे। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लवडेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। देख लेता है कि मारियाना के लोग यहाँ पर हैं। वो राडोवन को कहता है कि अब मुझे $6 मिलियन चाहिए, तभी मैं उस आदमी को मारूंगा। राडोवन उसकी बात को नहीं सुनता और पीछा करना शुरू कर देता है जो का। दूसरी तरफ जे मेज के साथ बैठा है। मेज को लगता है कि जो मरने वाला है। जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी रिपोर्ट बदल गई थी, मैं अभी भी ठीक हूँ और मैं तुम्हें यही सच्चाई बताना चाहता था कि मैं यही काम करता हूँ। मेरा काम यह है लोगों को मारना, लेकिन मैं सिर्फ गलत लोगों को मारता हूँ। मेज कहती है कि मैं माँ बनने वाली और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह पाऊंगी जो लोगों को मारता है। कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इसी बीच वो देखता है कि मेज बेहोश हो चुकी है। जब वो गाड़ी से उतर करके देखता है, उसे एहसास होता है कि ये गोली मेज के कंधे में लगी है। तब वो उसे उठा के लेकर के जाता है बगल वाले चर्च और पादरी से मदद मांगता है कि वो मेज को सुरक्षित रखे। पादरी मान जाता है। तभी मेज को होश आ जाता है। उसे देखने के बाद जो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं आखिरी समय में भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा, तुम्हारा पति बन करके। मेज मान जाती है शादी के लिए। वो लोग पादरी को कहते हैं कि जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दे। पादरी कहता है कि पहले उसे जो से बात करनी है
वो कन्फेशन रूम में आए। वो जो से बहुत सारे सवाल पूछता है, जो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बता देता है कि उसने कितने सारे लोगों को मारा है। पादरी बताता है कि ये पाप है, फिर भी वो उसकी शादी करवा देगा मीत से। जैसे ही इन दोनों की शादी खत्म होती है, यहाँ पर सारे लोग आकर के गोलियां चलाने लगते हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। इसी बीच राडोवन लवडेल को कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, अब तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तो लवडेल भड़क जाता है और मारना शुरू कर देता है राडोवन के लोगों को। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। राडोवन उस पर हमला करता है। पूरी की पूरी पाइप गिर जाती है लवडेल के ऊपर, जिसमें वो दब चुका है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब राडोवन आगे बढ़ता है जो को मारने के लिए। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तब राडोवन को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। मगर वो दूसरी बंदूक को बाहर निकालता, उससे पहले मेज आकर के मार देती है राडोवन को। अब इनके सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, ये दोनों आजादी से बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ मारियाना को भी ये बात पता लग जाती है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तब वो अपनी चीजों को पैक करके भागने लगती है। तभी उसके सामने जवी आ जाता है और कहता है कि तुमने सारे किलर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट को भेजा था, मगर फिर भी तुमने नियमों को तोड़ा। अंत में तुमने अपने भाड़े के टट्टुओं को भेज दिया उसे मारने के लिए। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है और इसकी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। इतना कहते ही वो सीधा गोली मारता है मारियाना के भेजे में और उसकी मौत हो जाती है। थोड़े समय के बाद जो और मेज सारे लोगों की मौजूदगी में शादी करते हैं। यहाँ पर सारे मेहमान आए हुए हैं, जवी का पूरा परिवार यहाँ पर है। जब शादी करने के बाद ये लोग जा रहे होते हैं, तब मेज जो को मजाक में कहती है कि मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे की जिंदगी बहुत ही आलीशान हो और इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, और पैसों के लिए चाहो तो तुम अपने काम को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। जो इन बातों को सुनने के बाद मुस्कुराता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।